Signature Global presents Property Guru. हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी गुरु। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आज स्पेशल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में नई नवेली हाउसिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो गया। बहुत ही डिटेल, बहुत ही बड़ी हाउसिंग पॉलिसी एक बड़े विजन के साथ है। काफ़ी सारा मनी एलोकेशन है, बहुत सारे लोगों को कवर करने की कोशिश की गई है और काफ़ी सारा काम करने की भी कोशिश की गई है। एक लंबे अंतराल के बाद ये पॉलिसी आती हुई दिखाई दी है और काफ़ी कुछ है इसके बारे में बातचीत करने के लिए। तो आज इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर, कुछ बड़े मेजर हाइलाइट्स पे बातचीत करेंगे और वो बातचीत करने के लिए मेरे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। तो पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूँ। गुलाम जिया साहब हमें कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर ईडी हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। डोमिनिक रोमेल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, प्रेसिडेंट है क्रोडाई MCHI के। और अशोक छाजेड़ साहब हैं, CMD अरियन सुपरस्ट्रक्चर्स, जो कि काफ़ी सारा काम कर रहे हैं इनफैक्ट रेंटल हाउसिंग पर, जो इसमें इंक्लूडेड है इस पॉलिसी के अंदर। तो मैं अपने सभी मेहमानों से बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूं कि पूरी पॉलिसी कह क्या रही है। आइए तो देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की हाउसिंग पॉलिसी, इसके मेजर हाइलाइट्स क्या है? इसके मेजर हाइलाइट्स हैं, ये पॉलिसी फोकस कर रही है खास तौर पर हाउसिंग पर। अच्छा, इसका नाम देखिए, मेरा घर मेरा अधिकार। वैसे वो माझा घर माझा अधिकार मराठी में है, लेकिन अगर हम उसे हिंदी में कहें तो मेरा घर मेरा अधिकार। और इसके तहत गरीब परिवारों को घर देने का लक्ष्य है। ज्यादातर यहाँ पर फोकस जो है वो EWS, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर किया गया है। और क्या फीचर्स है इसके, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो देखिए, ये दो बड़े एम्बिशियस फीचर है। 2030 तक 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले 10 साल में 50 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया। अब जब इतना बड़ा लक्ष्य है तो डेफिनेटली आपको इसमें पैसा भी बड़ा चाहिएगा, और वो पैसा है करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहां पर आवंटित की गई है इस कार्यक्रम के अंदर, जहां पर 70,000 करोड़ का एक फंड है जो कि इसके लिए रखा गया है, और साथ में 20,000 करोड़ रुपए का महा आवास फंड भी है। तो बहुत सारा पैसा इसके लिए आवंटित है और इतना काम करना है। तो अब ये कितना सफिशिएंट रहेगा, किस तरीके से इसको एलोकेट किया जाएगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। रेंटल हाउसिंग पे बड़ा जोर है। 10 साल तक किराए का घर, बाद में उसे खरीदने का विकल्प, ये एक स्कीम यहां पर अनाउंस की है। इसकी निटिग्रिटी को देखेंगे कि इसमें किस तरीके से ये चीजें काम करेगी, लेकिन रेंटल हाउसिंग पर यहां बड़ा फोकस किया जाएगा। 20,000 करोड़ का फंड है। एक विशेष सेल बनाया जाएगा जो कि खास तौर पे रीडेवलपमेंट पर फोकस करेगा, कि जो हाउसिंग सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट है, साथ में जो स्लम रीडेवलपमेंट है, वो सारे काम जो बहुत स्लो होते हैं, जिनकी रफ्तार काफी स्लो होती है, उन्हें ठीक से किया जाए। तो एक अलग से उसके लिए बॉडी बनाई गई है। नए घर के साथ स्लम रिहेबिलिटेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब चीजें हैं जिन पर जोर यहां पर इस पॉलिसी के अंदर दिया जाएगा। क्लस्टर रीडेवलपमेंट और PPP मॉडल से स्लम फ्री शहर बनाने की बात की गई है इसलिए, यानी यहां प्राइवेट बिल्डर्स की भी बड़ी भागीदारी होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में 10 से 30% जमीन कर्मचारियों के लिए होगी। तो ये वॉक टू वर्क का जो एक आइडिया है, उसके लिए ये पॉलिसी फोकस करेगी, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें बहुत लंबा सफर तय ना करना पड़े। जैसा मैंने कहा, किसको फोकस में रखा गया? लोअर और मिडिल इनकम क्लास को, महिलाओं पे बड़ा फोकस है। सीनियर सिटीजन्स भी यहां पर फोकस में है। छात्रों को प्राथमिकता दी गई है, और साथ ही हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको भी यहां इस पॉलिसी में जगह दी गई है। तो ये महाराष्ट्र की नई ताज़ा हाउसिंग पॉलिसी है। ये इसके हाइलाइट्स से, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं अपने तीनों ही मेहमानों से एक दरखास्त करूंगा कि पहले 10, 20 या 30 सेकंड के अंदर सिर्फ मैं आपका एक इनिशियल कमेंट चाहूंगा इस पॉलिसी के बारे में, फिर हम एक एक करके डिटेल से उस पर जाएंगे। रोमेल साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि MCHI क्रेडाई आप फोकस कर रहे हैं महाराष्ट्र और उन चीज़ों पर। कैसी लगी है आपको ये पॉलिसी? आई थिंक 2007 के बाद कोई इतना डिटेल पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमने देखा है। ये 2007 के बाद 18 साल के बाद ये डॉक्यूमेंट बनी है। इट इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो SHIP करके स्टेट हाउसिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाई है, वो बहुत बढ़िया है। ताकि इसमें कैसे खाली हाउसिंग के साथ रहता नहीं, बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स भी इसमें इंटरलिंक्ड है। जो जानकारी मिलेगी एंड कस्टमर को, उसको सब जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से सब डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड होंगी। तो ये काफी अच्छी पॉलिसी है और बहुत बढ़िया पॉलिसी है। राइट, तो स्वागत कर रहे हैं अशोक छाजेड़ साहब। कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी को?
मैं इसे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मूव देख रहा हूँ, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, स्लम रीडेवलपमेंट और जिस ढंग से इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया है, ये रियल एस्टेट सेक्टर का एक मेन आर्म होने के साथ-साथ एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है टू ऑल द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि बाकी स्टेट्स इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। गुलाम साहब, एज एन एक्सपर्ट, आपके लिए इसका टॉपिक क्या है? बाकी सारी चीजें तो हैं जो महत्व रखती हैं, लेकिन मेरे लिए जो एक सबसे उम्दा बात दिखाई दी है, जिस पर हम काफी अरसे से बातचीत कर रहे हैं, और वो ये है कि गवर्नमेंट की लैंड्स को हाउसिंग के लिए आगे लाया जाएगा। जो लैंड होल्डिंग है गवर्नमेंट की, उस पर जो पिछड़े वर्ग को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो लैंड का प्रोविजन, ये हम हमेशा से कहते आए हैं। गवर्नमेंट को क्या गर्ज है इतनी सारी लैंड पर बैठने की? उसकी जो बात चल रही है वो मेरे विचार में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सारी चीजें जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक मुद्दा है जिस पर मैं खास तौर से फोकस करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस मामले में बातचीत हुई और सरकार कहती रहती कि वो अपनी कुछ लैंड पार्सल्स अवेलेबल कराएंगी, और खासतौर पे अगर आप शहर बात कर लें, मुंबई जैसे जहां पर जगह नहीं है, महाराष्ट्र हालांकि पूरा मुंबई नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल, एंड और भी शहरों के नाम इसमें हैं, वहां तक की भी बात जाती ना। अब एक एक करके थोड़ी बातचीत को खोलते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फोकस है पॉलिसी का, वो है गृह निर्माण, और नाम भी जैसा हमने कहा, माझा घर माझा अधिकार। तो पूरा फोकस जो है वो है कि हम कितने घर बना पाएंगे। ऑलरेडी एक फिगर में देख रहा था कि काफी स्लो स्पीड में महाराष्ट्र में घर बने हैं। जितनी डिमांड है शायद 2012 से 17 के बीच हार्डली 9 लाख के आसपास की डिलीवरी हुई है सब मिला के, और अभी हमें 10 लाख घरों की शॉर्टेज है। तो रोमेल साहब, अब लक्ष्य रखा है कुल मिला के 35 लाख घर अगले 5 साल में, यानी 2030 तक, और फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं कि 50 लाख घर अगले 10 साल में। कितना महत्वाकांक्षी है या कितना अचीवेबल है ये? अचीवेबल 100% है। खाली इसमें एक ही जो अच्छी बात निकली वो सिंगल विंडो क्लियरेंस है। तो अगर वो हो जाएगा तो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी ये ऐड हो सकती है घरें। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक बहुत अहमियत वाली बात है, जहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर सबको मिलेंगी, जैसे ग्रीन हाउसेस को ये सब बढ़ावा देने की बात करें, तो ये पॉसिबल है। और ये लक्ष्य एक नंबर के साथ रखा है, तो 100% महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5 साल में 35 लाख घर बांधेंगी, वो गारंटी है। अशोक जी, क्या इतने घर बनेंगे? अच्छा देखिए, फोकस कहाँ है? वर्किंग विमेन, स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर, सीनियर सिटीजन, जर्नलिस्ट वो भी है इसके अंदर, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, और जो स्ट्राटा उन्होंने पकड़ा है दैट इज ईडब्ल्यूएस, उसके बाद मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। मतलब वो चाहते हैं कि जो एक बड़ा मास है उसको एड्रेस किया जाए। यस, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा संजोग है, और जब गवर्नमेंट ने डेवलपर्स को इसमें पूरा विंडो बड़ा ओपनिंग दिया है पार्टिसिपेट करने को, तो आज इन सब लिबरलाइजेशन के कारण हम मुंबई के जस्ट नज़दीक में पूरे एमएमआर रीजन में, राइट फ्रॉम पालघर टू अलीबाग, देखते हैं कि या इस टाइप की सारी हाउसिंग के लिए ज़मीनें भी है, और उसके साथ साथ रोड नेटवर्क एज वेल एज अर्बनाइजेशन है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और क्योंकि सेक्टर ने बहुत बड़ी ग्रोथ की है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये टारगेट्स बिल्कुल इजीली अचीवेबल है। तो गुलाम साहब, चूंकि हम टारगेट्स को कैसे नापते हैं, देखिए पॉलिसी बहुत डिटेल्ड है, लेकिन हर पॉलिसी के साथ एक चीज जुड़ी हुई रहती है। एक तो पॉलिसी जो कि कागज पे होती है, दूसरा होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। पिछली पॉलिसीज भी हमारे सामने है। अब हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पीछे जो डिलीवरीज हुई हैं बहुत शॉर्ट है। मैं अभी घरों की ही बात कर रहा हूं। अब ये बड़ा महत्वाकांक्षी से एक लक्ष्य रखा है, पहले 35 लाख, फिर 50 लाख, 70,000 करोड़ की बड़ी रकम भी है। प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं, लैंड भी मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, अलग से बॉडी बनाने की बात की है जो कि डिलेज होते हैं उनको मॉनिटर करेगी। बहुत कुछ है, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन वो एक मैटर करेगा। आपको लगता है कि आज अभी तक की जो स्थिति, अगर डे 1 अगर आज हम माने, तो ये चीज ऑन पेपर कितनी दिखेगी और कन्वर्ट होती हुई कितनी दिखेगी? ये मुद्दा बहुत गौर तलब है। मेरे हिसाब से जो स्कीम हम देख रहे हैं ये काफी एम्बिशियस है, बहुत ही अच्छे टारगेट रखे गए हैं, और जो बाकी पैनलिस्ट का मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूं कि ये डिलीवरी बिल्कुल हो जाएगी वगैरह, उस पर मुझे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन का जो प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन की बात हमने अभी तक देखी नहीं है।
और उसमें ये देखिए अनाउंसमेंट्स करना कि हम एक सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह, सिंगल विंडो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एग्जैक्टली काम कैसे करेगी उस पर गौर करना बहुत जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि क्या आई एम श्योर कि अगर इतना बड़ा टारगेट क्वांटिटी के साथ और वक्त के साथ अगर सामने रखा गया है तो कुछ ना कुछ तो प्लान ऑफ एक्शन बना ही होगा। लेकिन चूंकि अब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जो कुछ अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शायद ये कठिन ऑब्जेक्टिव है, ये जो जो हमने अपने लिए एक गोल सेट किया है वो थोड़ा सा मुश्किल दुश्वार दिखाई दे रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि इसे किया कैसे जाएगा। बात हो रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है जो हमने पास्ट में देखे, वो समझना जरूरी है। बहुत ज्यादा कामयाबी हमें मिली नहीं है, तो आगे चल के इन सारे मुद्दों को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, मैं वो पहले समझना चाहूंगा, इससे पहले कि इस बात पर अपना विचार विमर्श करूं और ये इतना कॉन्फिडेंस दिखाऊं कि हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कैसे होगा वो समझना बहुत आवश्यक है। राइट। खैर, पॉलिसी आई है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी हम बात करेंगे और ये सवाल हमेशा रहेगा। रोमेल साहब, अब अगर मैं मुंबई की खास तौर पे बात करूं, या इनफैक्ट अब वो कह रहे हैं कि मुंबई नहीं, ठाणे इसमें आ रहा है, पुणे इसमें आ रहा है, इनफैक्ट नासिक तक जैसे शहरों में नाम है, और ये बात हो रही है स्लम रिहेबिलिटेशन और क्लस्टर रीडेवलपमेंट की, जिसमें पॉलिसी कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करेंगे, क्लस्टर रीडेवलपमेंट की ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो रुके हुए स्लम प्रोजेक्ट हैं एसआरए के तहत उनको रिव्यू करेंगे, नए डेवलपर्स को उसमें फिर एक प्रोसेस के थ्रू जो कि ट्रांसपेरेंट होगी सॉर्ट आउट करेंगे, एग्रीमेंट बनवाएंगे बिटवीन डेवलपर्स और स्लम ड्वेलर, ताकि जो बीच की प्रॉब्लम होती है बहुत सारी उसको कम किया जा सके, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड का इस्तेमाल भी होगा। अभी वो लैंड वाली बात जो गुलाम साहब ने कही थी उसका थोड़ा सा सिरा इसमें आ रहा है, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, मैं आपसे समझना चाहूंगा रोमिल साहब, अब तक की हमारी स्थिति इसको लेकर क्या है, और अभी ये जो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर रहा है क्या उससे सुधार होगा? सुधार इसमें हुआ कि सरकार एक भागीदार बनेगा, जो सबको विश्वास रहता है इस पे। मेन बात वो है। आप देखो, आप स्लम में देखिए 800 झोपड़े खाली होते हैं, पर 80 झोपड़े रह जाते हैं, तो उसमें काफी दिक्कतें होती है। अब जब सरकार ने जवाबदारी ली कि हम इसकी एग्रीमेंट बनाएंगे और इसकी खाली करेंगे, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक बात ये है, सबसे बड़ी बात, अहमियत बात वाली बात है। दूसरी बात जो है कि आज 70,000 करोड़ रुपए एलोकेट हो गए रीडेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल LIG HIG को अपना लोअर हाउसिंग इनकम के लिए। तो ये सब बातें में काफी फर्क पड़ेंगे, और टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण चीज रहेंगी इसमें, जो अपने को ये काम करके देंगे। अगर सरकार का इंटरेस्ट रहेगा तो हर चीज हो सकती है। ये हम लोग ने पहले भी देखे और अभी भी देख रहे हैं। शाहजेर साहब, देखिए अलग अलग निधियां हैं, मैं थोड़ा अभी, क्योंकि रोमेल साहब ने कहा 70,000 करोड़, एक 70,000 करोड़ का बड़ा फिगर है, 20,000 करोड़ का महा आवास निधि है जो खास तौर पे लार्ज स्केल हाउसिंग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी, और उसमें कह रहे हैं दोनों को सपोर्ट मिलेगा, हाउसिंग सोसाइटीज को भी और डेवलपर्स को भी। अब वो कैसे होगा वो आप, अगर आपको आइडिया है तो मुझे बताएंगे। और फिर 2,000 करोड़ का एक और मैं फंड देख रहा हूं, तो ये सब 70,000 करोड़ के अंदर है या ओवर एंड अबव है? ये ओवर एंड अबाउट 70,000 करोड़ के अंदर ही है, और ये कोई PMAY जैसा ग्रांट नहीं है, तो ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है फॉर अ टाइम बीइंग, जो कैश फ्लो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। फिजिबिलिटीज और कैश फ्लो इस ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज 65% से 70% तो टोटल कॉस्ट का ओनली कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट के अंदर जाता है। तो बहुत वेफर थिन मार्जिन्स के अंदर काम करना पड़ेगा। स्पीड और एफिशिएंसी के कारण ही ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकते हैं। ग्रांट नहीं है, अगर कोई ग्रांट होम बायर को मिलता स्ट्रेट अवे में तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता, बट इनडायरेक्टली इस पॉलिसी में बहुत अच्छा किया गया है। जैसे रेंटल हाउसिंग में 10 साल के लिए इंसान को रहने को मिल जाएगा, और उसके बाद में वही घर वो खरीद सकता है। ये बहुत बढ़िया अच्छी स्कीम है। ऑलरेडी रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत ऑलमोस्ट 1 लाख फ्लैट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में 59 प्रोजेक्ट्स के थ्रू कुछ डिलीवर हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। तो जो स्टार्टअप स्टॉक चाहिए वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं इस पे और आऊंगा, और विस्तार से मैं रेंटल हाउसिंग की बात आपसे समझना चाहूंगा। यू ऑलरेडी डूइंग इट, और क्योंकि ये बड़ी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जिस हिसाब से इस पॉलिसी की बात हम करते आए। आई थिंक 2-3 साल पहले बजट में इसका रूपरेखा आई थी। मैं सेंट्रल बजट की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र शायद कुछ उन स्टेट्स में है जिसने शुरुआत इस पर पहले की है, पर अब यहां स्टेट पॉलिसी में भी इसका बड़े लेवल पर जिक्र है।
Signature Global presents Property Guru. गुलाम साहब, इन सारी चीजों में जो एक चीज है जो आपने शुरू में चर्चा रखी थी वो थी जमीन की। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि लैंड बैंक एक बनाने की बात की है, जिसमें 2026 तक इसे स्टैब्लिश करने की बात कह रहे हैं। मैपिंग लैंड फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लाइक रेवेन्यू, फॉरेस्ट, MIDC और वाटर रिसोर्सेज, तमाम सरकारी लैंड्स की बात हो रही है। इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार दोनों की जमीनों की बात है। कई बार हम इस मुद्दे पे आपसे हम बातचीत कर चुके हैं। ये चीज कितनी रिवॉल्यूशनलाइज कर देगी? क्योंकि देखिए, लैंड का ही सारा इशू है, अगर वो मिल जाती है तो शायद बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैं थोड़ा सा एक और विषय पर थोड़ी बात करके दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ। जो चीज आपने पहले सवाल किया था, जो स्टक स्लम प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि ये जो मसला है, ये पिछले 1 साल से गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रही है। जो जहां जहां पर भी तकरीबन 180 से 200 के आसपास के स्टक स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो किसी कारण किसी डेवलपर ने उठा रखा था, नहीं कर पा रहा था, जैसे रोमिल बता रहे हैं कि चंद लोग ना निकल रहे हो, उस किस्म के सारे प्रोजेक्ट्स को अक्वायर, टेक ओवर करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो ये जो काम है, इस पर काम काफी तेजी से ऑलरेडी चल रहा है। तो अब ये पॉलिसी में आ गया और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद वक्तों में जो स्टक स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर हम बहुत उम्दा काम होता हुआ जरूर देखेंगे। तो ये एक बात थी, चूंकि मैं इस बारे में थोड़ा सा जानकारी रखता हूं, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं कि इस पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी तेज रफ्तारी से काम कर रही है, हमने देखा है। दूसरी तरफ अब चूंकि लैंड की बात हो रही है, लैंड बैंकिंग की बात हो रही है, लैंड बैंकिंग जहां बिल्कुल ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर एक छोटा सा अगर आपके सामने इसका एग्जाम्पल रखूं, धारावी का जो डेवलपमेंट है, ये पिछले कई दहाइयों से अटका पड़ा था, केवल इस कारण कि वहां पर लैंड की थोड़ी सी कमी पड़ रही थी। और आपने देखा जैसे ही इस प्रोजेक्ट में रेलवे के कुछ तकरीबन 30-40 एकड़ की लैंड जैसे ही इस प्रोजेक्ट में शामिल हुई, तो धारावी का इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ अब दिख रहा है। उसके आगे भी चंद एक जगह पर जहां पर सॉल्ट पैन्स वगैरह हैं, उन लैंड्स को भी धारावी के साथ अटैच करके जो एक बहुत ही उम्दा कदम उठाया गया है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो रास्ता बना रहा है आगे के किस प्रकार हम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन अथॉरिटीज से बातचीत करके उनकी लैंड इकट्ठा करके जो इस तरह के सारे हमारे अर्बन मसाइल हैं, चाहे वो हाउसिंग को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, हर किस्म के मसाइल को हल किया जा सकता है अगर ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू करें। और ये लैंड बैंकिंग अपने आप में एक बहुत उम्दा मुद्दा है, उस पर एक बार काम शुरू हुआ, उसके एग्जाम्पल भी है, जैसे मैं बताया, चाहे धारावी की बात हो। तो चूंकि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल बना रखी है, इस पे आगे काम करना हमारे लिए मुझे लगता है काफी आसान होता चलेगा। जी, अब इंपॉर्टेंट ये होगा, मैं अपने दोनों डेवलपर पैनलिस्ट से भी इस पर्टिकुलर सवाल पर राय चाहूंगा। डोमिनिक साहब, लैंड तो अवेलेबल होगी, सरकारी जमीनें आएंगी, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जमीनें किस भाव आएंगी? क्या सरकार उस पर अपना प्रीमियम लेगी? अगर वो जमीनें भी उतनी ही महंगी पड़ती हैं जितना कि आप कोई और जमीन खरीदते हैं, कोई लैंड पार्सल लेते हैं, तो शायद फिर पता नहीं, मतलब उससे हाउसिंग तो ओवरऑल महंगी हो जाएगी, जमीन जरूर मिलेगी। एनी आइडिया कि अब अगर सरकार की जमीन आपको मिलने जा रही है या मिल सकती है इस योजना के तहत, तो उसमें फायदा क्या होगा? सिर्फ जमीन का फायदा होगा, लैंड की अनलॉकिंग होगी, या फिर उसका मॉनेटरी जो एक लैंड का कॉस्ट है वो भी नीचे जाता हुआ दिखेगा? इसमें एक ऐड करना चाहता हूं, जो गुलाम जी बोले थे कि 1 साल पहले ये 532 स्लम प्रोजेक्ट अटके हुए थे, अब वो 200 तक आ गए। तो आप जान सकते हैं कौन से रफ्तार से सरकार काम कर रही है ताकि स्लम्स के जो प्रोजेक्ट अटके हैं वो वापस चालू हो जाए। तो बाकी जन ने 300 जन ने वापस रेंट दिया है, सब कुछ करके आगे काम बढ़ चुकी है। अभी जो लैंड की बात करें, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट लैंड बेचेंगी नहीं, वो पब्लिक पार्टनरशिप करेंगी। इतनी एरियाज जो उनको ईडब्ल्यूएस के लिए घर चाहिए या एलआईजी के लिए घर चाहिए, वो इन काइंड में उनसे लेंगे और वो अपनी जो 35 लाख घर बांधने की योजना है वो पूरी करेंगे। वो प्रीमियम में बेचेंगे नहीं, इसकी एक फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, उसके हिसाब से उनको कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज का पैसा के बदले उनको एरिया मिलेगा जो फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 35 लाख घरों की सुविधा हो जाएंगी आम जनता के लिए। गुलाम साहब, इस पे आपकी राय? मतलब ये लैंड, मेरे लिए एक बड़ा सवाल है मन में कि क्या ये लैंड प्रीमियम पर आएगी या फिर जैसे सर कह रहे हैं कि शायद वो पार्टनरशिप के तहत बनेगी, क्या मॉडल हो सकता है इसका? देखिए, ऐसा है कि इस पर जाहिर सी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो आएगी नहीं। ये लैंड चूंकि पब्लिक की ही प्रॉपर्टी है, तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं।
तो इसको मार्केट वैल्यू तो सामने रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मार्केट वैल्यू के बगैर बहुत सारे क्राइसिस खड़े हो सकते हैं। जब मार्केट वैल्यू पे लैंड आ रही है, वो पहला सवाल, उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव होते हैं, जैसे आपने देखा 33(9) या 33(7) जो क्लस्टर स्कीम ले लें या रीडेवलपमेंट स्कीम ले लें, 33(11), ये सब जो अवेलेबल स्कीम्स हैं, उसी में उन्होंने एक और चीज, जो एक क्लॉज ये बता रहा है कि स्लम रीडेवलपमेंट को भी क्लस्टर के साथ इकट्ठा किया जाएगा और उससे और ज्यादा उम्दा फैसिलिटी मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एफएसआई क्लॉजेस हैं, उनको इससे जोड़ा जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट पैन लैंड्स की बात कर लें, सॉल्ट पैन लैंड्स की वैल्यू कम है क्योंकि वहां पर कोई भी किसी किस्म का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसको अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ मिक्स किया जाए तो और उस पर एफएसआई की ज्यादा प्रावधान किया जाए, तो जाहिर सी बात है वो लैंड की वैल्यू खत्म कम हो जाएगी, मार्केट वैल्यू से कम में मिलेगी, क्योंकि आपने एफएसआई बढ़ा दी और उसके बाद प्रीमियम में डिस्काउंटिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। और अगेन जैसा हमने देखा आरएलडीए ने जो धारावी में कंट्रीब्यूशन किया है, वैल्यू ऑफ लैंड आरएलडीए की वहां तक है, लेकिन उसको एक बड़ा प्लान के अंतर्गत जो फ्री सेल कंपोनेंट धारावी का होगा, उसमें रेलवे का जो प्रॉफिट है, उसमें से रेलवे को अपनी लैंड की वैल्यू वापस मिल जाएगी। तो इस तरह की स्कीम्स बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत और थॉट आफ्टर प्लानिंग्स है, वो आएंगी जिसमें लैंड की वैल्यू नहीं गिरेगी, जो आपकी अथॉरिटीज लैंड ट्रांसफर कर रही हैं उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो जो पीपीपी के अंतर्गत जो नया रियल एस्टेट बनेगा, उसमें जो प्रॉफिट्स होगा, उस प्रॉफिट के थ्रू उस लैंड की वैल्यू निकल आएगी। तो आपका जो प्रश्न है क्या क्या इसके कारण मकानों की कीमतें बढ़ेंगी, मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल प्लान अगर आप देखें जो मैंने आपको अभी समझाया, उसके अंतर्गत वैल्यू बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी। मैं तो सर इनफैक्ट ये था कि वैल्यू क्या गिरेगी, मतलब जब आपके पास लैंड अवेलेबल हो जाएगी इतनी सारी, और वो भी सरकारी जमीन, तो ठीक है मैं मानता हूं कि वो उतने प्रीमियम पर नहीं आएगी जितनी आप ओपन मार्केट से लेते हैं, तो क्या अफोर्डेबल हाउसिंग आ पाएगी? इसमें मैं अशोक जी की भी एक राय ले लेता हूं। अशोक जी, क्योंकि आपका लिंक डाउन हो गया था बीच में इसलिए, लेकिन मैं अपने दोनों ही मेहमानों से ये पूछ रहा था बाकी के, कि जो ये वाला है जहां सरकारी जमीनों का, चाहे वो राज्य सरकार की अपनी जमीनें हो या केंद्र सरकार की अपनी जमीनें हो, जब वो आएंगी मार्केट में या जिस भी तरीके से वो पीपीपी मॉडल पे आए, चाहे आउटराइट परचेज होके आए, उससे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रीमियम पर आएगी तो थोड़ा दाम पर इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर वो मार्केट प्राइस पर आई तो कुल मिलाकर क्या उससे हम एक अफोर्डेबल हाउसिंग दे पाएंगे, सस्ता आवास दे पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत लैंड की रहती है। वेल, जनरली ये क्लस्टर डेवलपमेंट जैसा इसका उद्देश्य होता है कि एक पर्टिकुलर जोन फिजिबिलिटी में नहीं है तो दूसरा जोन जो अनयूटिलाइज्ड है उसको इसके साथ क्लब कर देवे तो दोनों मिलके वो फिजिबिलिटी में आ जाता है। बट इसके कारण बहुत सस्ते दामों में बहुत ज़्यादा घर अवेलेबल होंगे, ये थोड़े से कम दिखाई देते हैं। ज़रूर कंपटीशन के कारण मार्जिन कम रहेगा। सबसे अच्छी बात इसमें से एक है जो सीएसआर वाली की गई है। काफ़ी संस्थाएं पिछले एक दशक में देखी गई थी कि अपने अपने वर्क के लिए घर फ्री में या हाफ रेटों में मुआयना करना चाहती थी। आज सीएसआर का इसके अंदर ओपनिंग करने के कारण बड़ा कैपिटल यूटिलाइजेशन लोगों का सीएसआर के माध्यम से इस टाइप की हाउसिंग का होगा, जहाँ संस्थाएं या तो फ्री में या वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम्स या फिर बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में घर देती है। तो वो जैसे गवर्नमेंट एक एलोकेशन है उसी ढंग से दिस विल हेल्प आउट ए लॉट। बट केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जमीनें एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट्स नॉन फिजिबल है उसको फिजिबल बनाने के लिए बहुत काम आएंगे। लगे हाथों में आपसे वो रेंटल हाउसिंग वाला सवाल भी अशोक जी यहाँ पर ले लेता हूँ। आपने थोड़ी सी उसकी एक दो प्रस्तावना वाली लाइनें रखी थी पहले। अब ये जो कह रहे हैं कि 10 साल आप उसी घर में रह लीजिए, फिर उसी घर को आपको खरीदने का मौका भी मिल जाएगा, सुनने में बड़ा ल्यूक्रेटिव सा लग रहा है, लेकिन इसके क्या फाइन प्रिंट्स हैं अगर अभी हैं तो? बेसिक बात यह है कि किसी एक व्यक्ति के लिए एक सेविंग्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम मध्यम या निचले तबके की वर्ग के लोग की बातें करते हैं और उसके लिए 30-32 की उम्र में अपना घर होए
और परमानेंट जिसको कहा जा सकता है वो बहुत मुश्किल होता है। वो वेट करता है अपनी सेविंग्स के लिए और ऑलमोस्ट 50-45 की उम्र के बाद में अपना घर लेने की कोशिश करता है। तो ये सरकार की तरफ से जो ये रेंटल हाउसिंग है उसमें उसको पहले दिन से पता है कि मैं 10वें साल के बाद में अगर मैं चाहूँ तो ये घर खरीद सकता हूँ, तो उससे वो अपना घर लगता है। और इस ढंग से जो एवरेज बाइंग उम्र है वो जो आज 45 इयर्स की एज है वो नीचे में आके 32 इयर्स 35 इयर्स तक आ जाएगी, जिसका मतलब है डिमांड में बहुत बड़ी डिमांड आएगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय और अपनी जो इनसाइट है वो इस पॉलिसी के ऊपर रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Signature Global presents Property Guru.